बीकॉम ऑनर्स सेकेंड ईयर का जो असाइनमेंट है उसका हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है पहले देख लेते हैं। विटामिन्स ए, बी एंड सी आर फाउंड इन फूड F1 एंड F2। दो फूड हैं, उसमें विटामिन कौन कौन से हैं? ए, बी और सी है। 1 यूनिट ऑफ F1 यानी F1 के एक यूनिट में विटामिन ए की मात्रा 1 मिलीग्राम और बी की मात्रा 100 मिलीग्राम और सी की मात्रा 10 मिलीग्राम है। ऐसे ही F2 के एक यूनिट में विटामिन ए की जो मात्रा है यानी कि उसके जो क्वांटिटी है वो 1 मिलीग्राम है। ऐसे ही बी की 10 मिलीग्राम है और सी की 100 है। अब इसमें कॉस्ट भी दिया हुआ है F1 और F2 की 1 रुपीज एंड 1.5 रुपीज। हमें फॉर्मुलेट करना है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को, मिनिमाइज द कॉस्ट, और दूसरा हमें उसका ड्यूअल भी बनाना है। जो प्राइमल हम बनाएंगे उसका ड्यूअल बनाना है और सॉल्व हमें ड्यूअल को ही करना है, परंतु आंसर हमें प्राइमल के फॉर्म में ही लिखना है बच्चों। तो मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर एक टेबल में लिख दिया है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और F1 F2। विटामिन ए की मात्रा F1 F2 में 1 है, विटामिन बी की 110 है और यहाँ 10 और 100 है। इनकी कॉस्ट भी लिख दी है बच्चों। तो अब जब हम फॉर्मुलेट करेंगे तो हम मान लेते हैं कि लेट F1 क्वांटिटी ऑफ F1 हमने x मान लिया और क्वांटिटी ऑफ F2 हम y लेट कर लेंगे। यानी कि हमने F1 और F2 की क्वांटिटी x और y न लेकर के x1 एंड x2 ले लेते हैं। x1 एंड x2 ले लेते हैं। अब मेरे पास इक्वेशन जो बनानी है वो हमने क्वेश्चन में जो दिया हुआ है और एक लाइन हमारे क्वेश्चन में ए बी सी की जो इस क्वेश्चन में हमें क्वांटिटी दी हुई है एक 1 मिलीग्राम और फिर दूसरा दिया हुआ है, इसका टोटल हमें 1 दिया हुआ है 1 मिलीग्राम और 50 मिलीग्राम और यहाँ पर 10 मिलीग्राम ऐसे दिया हुआ है। ये आपको मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है, डेली रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में मिस हो गया। तो वो हमने यहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट दी हुई है कि एक दिन में जो है डेली रिक्वायरमेंट विटामिन ए की कम से कम कितनी है। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो हमें दी हुई है वो विटामिन ए की 1 मिलीग्राम, विटामिन बी की 50 और विटामिन सी की 10 मिलीग्राम दी हुई है। तो अब हम इक्वेशन बनाएंगे पहले वाले कॉलम से। तो x1 प्लस x2 इज, ये जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यानी इतना तो चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ऐसे यहाँ पर 100x1 प्लस 10x2, 100 और 10, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 50 से ज्यादा होना चाहिए। ऐसे ही हमारे पास विटामिन सी का 10x1 प्लस 100x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। यहाँ पर x1 x2 जो हैं ये क्वांटिटियां हैं, यानी ये कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती हैं, 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है। इसके बाद जो हमारे पास कॉस्ट है ये मिनिमम के लिए है, मिनिमाइज करना है। कॉस्ट हम हमेशा मिनिमाइज करते हैं। तो कॉस्ट C इज इक्वल टू ये है, यानी कि 1x1 प्लस 1.5x2। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को
फॉर्मुलेट कर दिया। यानी जो हमारा पहला वाला पार्ट था क्वेश्चन का कि फॉर्मुलेट द एलपीपी मिनिमाइज द कॉस्ट पर डे, तो हमने उसको पहले क्या कर दिया है, यहाँ फॉर्मुलेट कर दिया, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हमने फॉर्मुलेट कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो आप इसे ध्यान से देख करके और लिखें, ठीक है ना, फिर हम आपको इसके आगे की बात बताते हैं। हाँ जी बच्चों, तो हमने इसका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट फॉर्मुलेट कर लिया है। अब इसका हमें ड्वेल बनाना है। इसका सेकंड पार्ट हमसे बोल रहा है, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट हमारे पास ये बोल रहा है कि इसका ड्वेल बनाना है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहली बात जब हम ड्वेल बनाते हैं तो जो वेरिएबल अभी हमने ले रखे हैं वेरिएबल को हमें चेंज करना होगा। यानी कि अब हम वेरिएबल x1 x2 नहीं लेंगे, अब हम वेरिएबल y1 y2 लेंगे। तो इसका ड्वेल जो बनाएंगे वो क्या होगा, वो ऐसे चलेगा आपका, यानी यहां से ऐसे y1 प्लस 100 y2 प्लस 10 y3, और ये ग्रेटर देन है तो लेस देन इक्वल टू किसके बराबर होगा, यहाँ जो कॉस्ट में x1 का है वो 1 के बराबर होगा। दूसरा हमें y1 प्लस 10 y2 और प्लस 100 y3 और लेस देन इक्वल टू 1.5। यहाँ पर y1, y2 एंड y3 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये मिनिमाइज है, तो अब जो है मैक्सिमाइज हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो z आएगा वो मैक्सिमाइजेशन का हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू, अब हमारे पास यहां से z हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ये है 1 यानी y1 प्लस 50 y2 और प्लस 10 y3। इस तरह से हमारे पास इसका ड्वेल बन जाएगा। अब हमें इस ड्वेल प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है बच्चों। तो सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, थोड़ी सी हम जगह बनाएंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए यानी ये इक्वेशन बनाने के लिए हमें इसकी जरूरत थी। अब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं, थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस सेलेक्ट वेरिएबल, इंट्रोड्यूस सेलेक्ट वेरिएबल। ये लेस देन इक्वल टू है, तो पहली इक्वेशन y1 प्लस 100 y2 प्लस 10 y3, और इसमें हमने एक वेरिएबल s1 ले लिया जिससे ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऐसे ही y1 प्लस 10 y2 प्लस 100 y3, और इसमें हमने s2 ऐड कर लिया जिससे ये इक्वल टू हो गया 1.5। और अब हमारे पास जो z आएगा वो आएगा y1 प्लस 50 y2 प्लस 10 y3 और दो हमने स्लैक वेरिएबल लिए हैं तो 0 इनका कोफिशिएंट 0 लेंगे। 0 s1 प्लस 0 s2, ये हमारे पास z हो गया। और इसमें हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ y1, y2 एंड y3 साथ में s1 एंड s2 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें अगला स्टेप जो होता है, सबसे पहला स्टेप तो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया सेलेक्ट वेरिएबल का। उसके बाद हम इनिशियल सॉल्यूशन निकालेंगे। इनिशियल सॉल्यूशन में हमने y1, y2 और y3 को 0 रख दिया, जिससे मेरे पास s1 जो आएगा वो 1 आएगा और s2 कितना आएगा 1.5। हमने इनिशियल सॉल्यूशन भी निकाल दिया। इनिशियल सॉल्यूशन निकालने के बाद अब हमें टेबल बनानी है। तो टेबल बनाने है तो इसमें सबसे पहले
हम लिखेंगे सीजे कॉलम होगा। फिर हमारा आता है बेसिक वेरिएबल, यानी अब हम इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं बेसिक वेरिएबल। उसके बाद हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशन के बाद हम यहां से जेड से देखेंगे क्या क्या है। y1 है, y2 है, y3 है, s1 है और s2 है, और हमें एक और कॉलम चाहिए रेशियो के लिए। हम रेशियो निकालेंगे, रेशियो फाइंड आउट। तो अब हम यहां से अपने ये इक्वेशन से इस टेबल को फिलअप कर देते हैं। पहले थोड़ा कॉलम कंप्लीट कर लें। ठीक है, और इनके कोफिशिएंट यहां पर है 1, यहां आएगा 50, यहां 10 और यहां पर 0 है और यहां पर भी 0 है। सबसे पहले हमारे पास जो बेसिक वेरिएबल है वो है s1 और s2, और सीजे में हमने 0 0 लिख दिया। यहां से हम लिखना शुरू करेंगे। सॉल्यूशन है 1 और 1.5, 1 है इसका कोफिशिएंट, यहाँ है 100, यहाँ है 10, यहाँ है आपका 1 और ये 0। ऐसे ही यहाँ पर 1, 10, यहाँ 100 और यहाँ पर 0 और यहाँ 1, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में S1 नहीं है। अब हम यहाँ पर ZJ रो तैयार करेंगे। ZJ में ZJ कैसे निकालते हैं? इस CJ कॉलम को हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर तो दोनों 0 ही है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे 0 से, तो ये सभी टर्म आपके पास क्या हो जाएंगे बच्चों? 0 ही हो जाएंगे। अब आपको जो निकालना है वो है CJ माइनस ZJ, यहीं पर निकालेंगे CJ माइनस ZJ, यानी कि ये जो चल रहा है आपका 150 जो हमने लिखा है, ये आपका एक तरह से देखा जाए ये है आपका यहाँ पर 1, यहाँ है 50 और 10, 0, 0। अब इसको और इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0 1, 50 माइनस 0 50 और यहाँ 10, यहाँ 0 और 0। CJ माइनस ZJ जब तक आपका सारे के सारे 0 और नेगेटिव नहीं आ जाते हैं तब तक ये बार बार रिपीट होता रहेगा, और जैसे ही हमारा CJ माइनस ZJ वाला रो सारे के सारे 0 और नेगेटिव आ जाएंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम इस CJ माइनस ZJ में सबसे बड़ा जो है हमारे पास ये 50 है, यानी ये हमारा की कॉलम हो गया। तो रेशियो निकालने के लिए हम सॉल्यूशन को की कॉलम से डिवाइड कर देते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 100 यानी 1/100 और 1 डिवाइडेड बाय 10, 1.5 डिवाइडेड बाय 10, 1.5 डिवाइडेड बाय 10। तो इनमें से जो छोटा है आपको ये जो है 15/100 यानी कि 0.15 और या 0.01, तो छोटा कौन सा बच्चों? ये वाला है 1/100। तो ये रो हमारा जो है ये हमारा की रो हो गया, यानी कि ये एरो बता रहा है कि y2 यहां से हट जाएगा, y2 यहां से हट जाएगा, और ये एरो बता रहा है कि y2 यहां एंटर कर जाएगा, यानी कि आपके पास जो S1 है अब उसकी जगह आपका क्या वेरिएबल आ जाएगा? y2, और उसका कोफिशिएंट है 50। बाकी S2 और ये 0 एज इट इज रहेंगे। अब हमें न्यू रो निकालनी है, यानी ये और ये कहां पर मिल रहे हैं बच्चों? 100 पर। तो 100 जो है हमारा की एलिमेंट होगा बच्चों। तो 100 हमारा की एलिमेंट हो गया। तो इस की एलिमेंट से हम इस रो को जब डिवाइड कर देंगे पूरे रो को, तो न्यू रो हमारे पास आ जाएगा। तो ये चीज जो हम करने जा रहे हैं ये वर्किंग नोट में हमें यहाँ शो करना पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे कि जब आप ये टेबल बनाएं तो इस टेबल को
एक ऐसे पेज पर बनाएं जहां पर आपके पास दो पेज होने चाहिए, एक आपका राइट वाला, एक लेफ्ट वाला। तो राइट वाले में आप पूरे में टेबल बनाइए और लेफ्ट वाले में जो अब हम वर्किंग का इसमें यहाँ पर वर्किंग करेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे और फिर यहाँ पर उसको नोट करेंगे बच्चों। तो पहले आप अपना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका वर्किंग नोट बताऊंगा। हाँ जी बच्चों, तो अब हम न्यू रो यहाँ पर जो ये Y2 वाला रो हम निकालने जा रहे हैं, वो न्यू रो आप कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ लिख देंगे न्यू रो। ये जो रो था, यानी जो रो हमने यहाँ Y2 वाला लिखा है फर्स्ट रो को हम पूरा लिख देंगे 1 1 100 10 1 और 0 और डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, यानी 100 से हम डिवाइड कर देंगे सभी को 100 से डिवाइड कर देंगे। तो मेरे पास ये 1/100 आ जाएगा, ये भी 1/100 है। फ्रैक्शन में ही रखना है, डेसिमल में नहीं लिखना है आपको। डेसिमल में लिखने से आपकी कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल हो जाएगी। और ये जो है 1 हो गया, ये 1/10 कैंसिल हो गया तो 1/100 और ये आपका 0 हो गया। ये हमारा न्यू रो हो गया जो हम यहाँ पर लिख देंगे। ये हो गया 1/100 1/100, ये हो गया 1/10 1/100 और यहाँ 0। अब हम इस सेकंड रो को यहाँ पर फिलअप करना है, तो यहाँ पहले कैलकुलेशन करेंगे। ये जो रो था 1.5 1 10 100 और 0 1 माइनस करेंगे न्यू रो जो आपका ये आया है 1/100 और 1/100 और 1/10 1/100 और 0 मल्टीप्लाई जो हम करेंगे वो किससे करेंगे बच्चों, जो यहाँ पर हमारा की कॉलम था उसमें इस रो का एलिमेंट क्या था 10, तो अब हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और कैलकुलेशन आपको यहाँ करके लिख देते हैं। तो ये टोटल जो कैलकुलेशन आएगी बच्चों वो कैलकुलेशन होगी आपकी 7/5। आप चाहो तो ऐसे कैलकुलेट कर लो इसको, ऐसे 10 करके ये हो जाएगा 15/10 माइनस 1/10 जो कि हो गया 14/10 जो कि आपका 7/5 आ गया। ऐसे ही अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 10 एलसीएम हो जाएगा, तो 10 माइनस 1 यानी कि 9/10, ये आपका 0 हो गया और ये आपका 100 में से 1 माइनस हो गया 99, ये माइनस का 1/10 और ये आपका 1। तो ये जो वैल्यूज आई है वो हम यहाँ फिल कर देंगे 7/5 9/10 0 99 और माइनस 1/10 और 1। ये हमारे पास, हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं 9/10 0 99 माइनस 1/10 एंड 1। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल सही है। नाउ फिर दोबारा से हम ZJ निकालेंगे बच्चों। तो ZJ मैंने क्या बताया था, इस कॉलम को हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो ये तो 0 ही है, तो ये नीचे वाला पूरा टर्म 0 हो जाएंगे। 50 इंटू 1/100 यानी कि 1/2, ये भी 1/2, 50 इंटू 1/100 50 इंटू 150 और ये हो जाएगा आपका 5 और 5 ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ 0। अब हमें CJ माइनस ZJ निकालना है, CJ माइनस ZJ निकालना है। तो ये वैल्यू हम 1/2 1/2 50 5 हाफ एंड 0 बिल्कुल ठीक है। अब हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे वही 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ इज हाफ, 50 माइनस 50 0, 10 माइनस 5 इज 5, 0 माइनस हाफ इज माइनस हाफ और ये आपका 0। अब CJ माइनस ZJ अभी भी आपके सारे के सारे टर्म 0
या नेगेटिव नहीं है। अभी आप देखिए कि ये 5 और ये हाफ जो है दोनों पॉजिटिव हैं, तो इनमें से जो बड़ा है उसको हमने फिर सेलेक्ट कर लिया। यानी अब y3 एंटरिंग वेरिएबल हो गया, है ना। पहले वाले में कौन सा था, y2 एंटरिंग वेरिएबल। अब कौन सा कॉलम हो गया, 5 वाला कौन सा है, y3। तो y3 हमारा एंटरिंग एलिमेंट हो गया, और इस कॉलम को हम सॉल्यूशन वाले कॉलम से डिवाइड करेंगे। यानी कि सॉल्यूशन है 1/100 डिवाइडेड बाय 1/10। तो 1/100 डिवाइडेड बाय 1/10, तो ये आ जाएगा आपका कैलकुलेशन होकर के, डायरेक्ट लिख देते हैं 1/100 डिवाइडेड बाय 1/10, तो 1/10 आ जाएगा। और 7/5 डिवाइडेड बाय 99, तो 7/9 × 45 और 9 × 45 495। तो अब इनमें छोटा कौन सा आएगा बच्चों, ऑब्वियस सी बात है ये आ गया। यानी कि S2 अब आपका डिपार्टिंग वेरिएबल हो गया। तो डिपार्टिंग वेरिएबल हो जाने के बाद यानी S2 अब हट जाएगा। की एलिमेंट हमारे पास कौन सा आ गया, 99। तो S2 की जगह हम जो है कौन सा लिखेंगे वेरिएबल, y3, और y3 का कोफिशिएंट है 10। बाकी हमारा y2 और यहाँ 50 एज इट इज रहेगा। अब जो नया हमारे पास रो आएगा वो y3 वाले रो को हम लिखेंगे। यानी कि अब हमारे पास जो न्यू रो आएगा वो हो जाएगा, यहां पर हमने 7/5, 9/10, 0, 99, -1/10 और 1 को डिवाइड करेंगे 99 से। सबको 99 से डिवाइड कर देंगे बच्चों। तो ये वर्किंग नोट में आप लोगों को लिखना है, 99 से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 7/9 × 45 और 9 × 49। अच्छा, ये हो जाएगा 9 से कट गया, यानी 1/110। ये आपका 0 आ गया, ये आपका 1 हो गया, -1/990 और 1/99। तो इसकी कैलकुलेशन को हम एक बार और देख लेते हैं। 7/1 1/110 0 1 -1990 बिल्कुल ठीक है। अब हम यहाँ पर इसे नोट डाउन कर देंगे। 7/495 7/495 7/495 1/110 0 1 -1/990 और 1/99 1/99। इस तरह से हमने लिख दिया। अब हमें ये वाला रो जैसे अभी हमने कैलकुलेशन किया था वैसे ही करेंगे। पहले इतना ध्यान से देखिए बच्चों, फिर मैं आपको इसकी नेक्स्ट कैलकुलेशन आपको बताऊंगा। हाँ जी बच्चों, तो अब हमें ये y2 वाला रो कंप्लीट करना है। तो y2 वाले के लिए हमने यहाँ पर 1/100 फिर 1/100 1 1/10 और फिर है 1/100, फिर है हमारा 0, ठीक है, माइनस ये हमने लिख दिया, माइनस न्यू रो हमारे पास जो आया था वो आया था 7/495 और 1/110 0 1 माइनस का 1/990 और 1/99। अब मल्टीप्लाई किससे करना है बच्चों, मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, 1/10 से, क्योंकि ये जो की कॉलम था उसका ये इस रो का एलिमेंट 1/10, तो हमने 1/10 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, 1/10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसकी कैलकुलेशन जो लिखेंगे वो ये हो जाएगा
4950 और 100 का जो एलसीएम आएगा वो 1980 आएगा। क्या आ जाएगा? ये जो कैलकुलेशन आएगी ये आएगी 17/1980। 17/1980 एलसीएम लेके सॉल्व किया है। और इसके बाद हमारे पास ये कैलकुलेशन आ जाएगी 11 में से क्या 10, यानी कि आपके पास 1/110, ये आपका 1 रह जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये आपका कैलकुलेशन आ जाएगी 1/99, और इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी -1/990। अब ये हम यहाँ पर केवल वैल्यू पुट कर देंगे। ये आ गई हमारी 17/1980, 1980, 17/1980, 1980, 1/110, 10, 1/99, और उसके बाद -1/990, -1/990। अब हम फिर वही अपना ZJ से चेक करेंगे। 50 इंटू दिस और 10 इंटू दिस करके ऐड करना है बच्चों। तो ये जो हमारे पास ZJ की कैलकुलेशन आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 113। ये कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो आएगा 113/198, 113/198। ये आपका आ जाएगा 6/11, 6/11। ये आपका 50, ये आपका 10, और ये आ जाएगा 49/99, 49/99, और यहाँ 5/99। अब हमें इसमें CJ माइनस ZJ भी निकालना है, तो थोड़ा सा कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा लेते हैं। तो अब हमें CJ माइनस ZJ निकालना है। तो यहाँ से 1 - 6/11, तो यानी ये आ गया 5/11। यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, और यहाँ माइनस का 49/99, और यहाँ पर -5/99। तो CJ माइनस ZJ में अभी भी एक हमारा पॉजिटिव टर्म आ रहा है 5/11। तो 5/11 पर हमने यहाँ पर, यानी कि अब ये जो 5/11 है ये हमारा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। यानी इस कॉलम को सेलेक्ट होने का मतलब है कि अब आपका एंटरिंग वेरिएबल Y1 होगा, और डिपार्टिंग वेरिएबल मैंने जो है निकालना है। डिपार्टिंग वेरिएबल हमने कैसे निकालेंगे, यानी कि 17/1980, 17/1980 डिवाइडेड बाय 1/110, जो कि कैलकुलेट करके 11 से 11 एकम 11, 18, तो 17/18 के आसपास आ जाना चाहिए। 17/18 आप लोगों के पास जो है आराम से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 17/18 आ जाएगा, और दूसरा आपका आ जाएगा 14/9, और ये आपका आएगा 14/9, 14/9। ठीक है जी, ये आ जाएगा आपका 14/9। थोड़ा सा अगर हम इस कॉलम को थोड़ा बड़ा कर लें, देखिए बच्चों मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ आपको हो सकता है कि देखने में प्रॉब्लम हो, तो थोड़ा सा हम इसकी चौड़ाई को बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा इसकी चौड़ाई को हम बढ़ा देते हैं। यहाँ आपका ZJ, CJ माइनस ZJ, और अब ये जो है थोड़ा सा इसका साइज हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ऐसा आ गया। अब इसमें जो हमने वैल्यूज लिखी थी वो थी आपकी 50 और 10, यहाँ Y2, Y3, और यहाँ था 17/1980,
और यहाँ 7/495, 1/110, 1/110, 1001, 1/99 और -1/990, 1/990 और -1/990 और यहाँ हो गया 1/99। तो यहाँ पर हमारे पास जो ZJ आ गया था, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके वो आ गया था 113/98, 113/198 और यहाँ आ गया 6/11, यहाँ 50, यहाँ 10, यहाँ 49/99 और 5/99। अब हमने CJ माइनस ZJ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5/11, यहाँ 00 माइनस का 49/99 और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का, ये आ जाएगा आपका माइनस का 49/99 और ये हो जाएगा आपका -5/99। इस तरह से हमारे पास ये तैयार हो गया। अभी आप देखिए कि CJ माइनस ZJ में अभी भी आपका एक टर्म पॉजिटिव आ रहा है, अभी भी एक टर्म आपका पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि जगह भी हमारे पास थोड़ी कम बची है। तो एक बार आप इसको नोट करिए, फिर मैं इससे मैं पहले एक रेशियो निकाल देता हूं। इससे हम रेशियो यहाँ निकाल लेते हैं तो दिस डिवाइडेड बाय दिस जो है वो आ जाएगा आपका 17/18 और ये आ जाएगा आपका 14/9, 14/9। तो अब आपका जो है ये वाला पार्ट आपका छोटा है और ये तो बड़ा ही है, तो इससे अब आपका जो है y2 आपका डिपार्टिंग वेरिएबल हो जाएगा और यहाँ से हमारा y1 जो है वो एंटरिंग वेरिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों y1 और y1 का कोफिशिएंट है 1 और उसके बाद y3 अपनी जगह पर रहेगा और यहाँ आ गया 10। तो हमारे पास जो की एलिमेंट रेडी हो रहा है वो 1/110। तो न्यू रो हम यहाँ निकाल सकते हैं। न्यू रो हम कैसे निकालते हैं, मैंने क्या बोला, की एलिमेंट से इस रो को डिवाइड करना है। तो 17/1980, 1980, 1/110, 10 और 1/99 और -1/990 डिवाइडेड बाय 1/110, डिवाइडेड बाय 1/110, डिवाइडेड बाय 1/110, डिवाइडेड बाय 1। सबको हमने 1/110 से डिवाइड कर दिया, 1/110, 1/110। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। तो कैलकुलेट करके मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, 0 से 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा 17/18, ये 1, ये आ जाएगा 110, ये 0, ये आपका 110/99, तो 110/110 0, 10/9 और ये हो जाएगा -1/9 क्योंकि 110 ऊपर चला जाएगा। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे। 17/18, 17/18, 1, 110, 0, 10/9 और -1/9, -1/9। अब हमने y3 वाले रो को कंप्लीट करना है बच्चों। तो y3 वाले रो को कंप्लीट करने से पहले आप इसको देख लीजिए एक बार अच्छी तरह से, फिर हम आपका y3 जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों।
लगभग ये क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है बेटे। y3 वाला कॉलम हम रेडी कर लेते हैं। तो y3 वाले के लिए ये एलिमेंट 7/495 1/110 0 1 -1/990 और 1/99 माइनस आपको करना है न्यू रो अभी हमने लिखा 17/18 और 110 0 और 10/9 और साथ में -1/9। मल्टीप्लाई किससे करना है बच्चों? आपने मल्टीप्लाई जो करना है वो अब आपको करना है 1/110 से। 1/110 सबको 1/110 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको कैलकुलेट करके इसको सबको कैलकुलेट करके हमारे पास जो आएगा वो 1/180 और ये तो 0 ही हो जाएगा बच्चों। इसके बाद ये आ जाएगा आपका -1, ये आपका 1 और 990 और ये हो जाएगा आपका 990 LCM हो गया -1 और -10 -11 यानी कि -1/90 और ये जो है सॉल्व होकर के 1/90 आना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर भी एलसीएम ले लिया 99 और 0 990 यानी यहाँ आ गया 10 और माइनस प्लस और यहाँ 1 तो 11/990 जो कैंसिल होकर के 1/90 आ जाएगा। ये वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो 1/180 0 -1 1 और साथ में -1/90 के बाद 1/90। अब आपने ZJ निकालना है बच्चों। तो ZJ वही मैंने क्या बोला, इस कॉलम को हर एक से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कॉलम मैं इधर लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। हमारे पास यही कॉलम मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ जो कि हमारा CJ है। फिर हमारे पास बेसिक वेरिएबल है, CJ है, बेसिक वेरिएबल है। फिर हमारे पास है सॉल्यूशन, फिर है हमारे पास y1 y2 y3 s1 s2 और रेशियो। ये ऊपर से हमने वैसे ही टेबल बना दिया है क्योंकि वहां स्पेस कम है और इनके हमने 1 यहाँ पर 50 10 0 और 0। अब हमारे पास जो है ये वैल्यूज को मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ 1 और 10 है, y1 और y3 है, 17/18 हो गया और 110 0 10/9 और -1/9 और यहाँ पर हमारा हो गया 1/180 0 -1 -1/90 और हमारा 1/90 है। अब हमने यहाँ पर ZJ निकाला, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो 17/18 और यहाँ 1/18 यानी कि टोटल 1 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 1 आ गया, यहाँ पर आपका ये -1 0 -1 तो ये आ जाएगा -10 110 में से 10 गया तो 100 आ जाएगा और ये आपका 10 आ गया, ये हो गया 10/9
और -1/9 यानी कि 9/9 ये हो गया आपका 1 और ये हो जाएगा -1/9 और +1/9 यानी 0। यहाँ पर हमें Cj माइनस Zj करना है, तो यहाँ से माइनस करो 1 - 1 0, 50 - 100 यानी माइनस का 50 और यहाँ पर 0 - 1 0। अब हमारे पास Cj माइनस Zj का हर एक एलिमेंट 0 और नेगेटिव आ गया, यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ रेडी हो गया है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से अब हम अपने सॉल्यूशन को यहाँ पे पूरा टेबल बनाने के बाद अब अपने सॉल्यूशन को लिख लेंगे, क्योंकि टेबल आगे कंटिन्यू नहीं होगी। ऑप्टिमल सॉल्यूशन पर हम पहुंच गए हैं। Cj माइनस Zj के सारे एलिमेंट आइदर 0 हैं या फिर नेगेटिव है बच्चों। तो आराम से ध्यान से नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अब हम अपने फाइनल टेबल पर आ गए हैं। अब हमें यहाँ पर जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट लिखना है कि यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस ऑल एलिमेंट्स या ऑल एंट्रीज ऑफ Cj माइनस Zj रो are either 0 or negative या तो सारे के सारे 0 हैं या नेगेटिव हैं। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द ड्यूल, ऑप्टिमल solution of the dual is obtained maximum value of z is क्या है, यहां पर देखिए 1 at y1 is equal to 17/8 and y3 is equal to 1/180। ये हमारे पास y1 और y3 पर ये z आ गया। परंतु क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ था कि इस ड्यूल के सॉल्यूशन को हमें प्राइमल के फॉर्म में लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो now by the duality theory, duality principle, the solution of primal, problem can be easily read from final table of the dual। ड्यूल का फाइनल टेबल यहीं पर है, अभी वो हमने हटाया नहीं है। यहां से अब आप जो सॉल्यूशन लिखेंगे वो क्या होगा, हमारे पास जो प्राइमल था उसका वेरिएबल था x1 x2। तो अब हमारे पास यहां पर जो हम सॉल्यूशन लिखेंगे उसके लिए हम x1 जो है x1 क्या बोलेंगे, ये S1 वाले जो S1 सिलेक्ट वेरिएबल था उसका जो फाइनल टेबल में आंसर आया है वो x1 है, और x3 हमारे पास x2 हमारे पास क्या हो जाएगा 0।
x2 क्या हो जाएगा 0, एंड जो कॉस्ट है हमारी मिनिमम कॉस्ट वो 1 रहेगी। जो कॉस्ट है एंड मिनिमम कॉस्ट लिख लो इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमने जो है ड्यूअल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से, जो फाइनल टेबल से हमने अब अपने आंसर को प्राइमल के फॉर्म में लिख दिया है बच्चों। तो इस तरह से आपको सुंदर जो है अपनी जो शीट है उसमें ध्यान से लिखना है बच्चों, ठीक है, सुंदर हैंड राइटिंग में। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।